बहुत पुरानी बात है। सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंतिम छोर पर एक किसान का घर था। उसके 4 बेटे थे। एक का नाम नंदू, दूसरा भोला, तीसरा माखन और सबसे छोटा बेटा का नाम था छोटू। एक दिन हरिदेव अपने चारों बेटों को बुलाकर कहता है, सुनो बेटे, तुम चारों को मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी परवरिश और जमींदार की कर्जा चुकाने में ही चली गई। अब मेरे पास मात्र ये 4 रुपए ही बचे हैं। तुम 4 भाई को 4 रुपए दे रहा हूं, यही तुम्हारी पूंजी है। इसे ऐसे खर्च करना जिससे तुम इस 1-1 रुपए से 1-1 लाख कमा सको। यही है तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर। अरे बापू, 1 रुपया, इससे तो अब 2 मुट्ठी चने भी नहीं आते। आप 1-1 लाख रुपए की बात कहते हैं। ये का मजाक है। हमने सोचा था आप जमीन का हिस्सा देंगे, लेकिन ये 1 रुपया, इसको क्या करेंगे हम? बेटा, जमीन तो जमींदार के पास गिरवी है। तुम में से जो भी जमींदार को 10,000 रुपए देगा, वो जमीन मैं उसके नाम कर दूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी। ये सिर्फ 1 रुपया, भला इस 1 रुपए में क्या होगा? हद। भैया, ये आप लोग ये क्या कह रहे हैं? पिताजी ने पूरी जिंदगी की कमाई हमारे ऊपर लुटा दी। उन्होंने माँ की इलाज भी नहीं कर पाए और आप उन्हें इस तरह की बातें सुना रहे हैं। ये सही नहीं है। अरे वाह रे, बाप के लाडले, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अगर ज्यादा बात किया ना तो तेरा मुंह यहीं दबा दूंगा। अपने बेटों के मुंह से ये सब बातें सुनकर हरदेव बहुत दुखी हो जाता है। अचानक दौरा पड़ा और वो वहीं पर गिर गया। छोटू पिताजी के पास बैठ गया, पर तीनों भाई वहीं से चले जाते हैं। छोटू पिताजी के चेहरे पर पानी छिड़कता है। बेटा छोटू, सब तो चले गए, तू भी चला जा। मैं अकेला ही जीवन काट लूंगा। बाबा, आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ रहेंगे। छत भले ना हो, मगर छाया बनकर मैं आपके साथ चलूंगा। चलो, मैं आपको चंद्रनगर ले जाता हूँ। वहीं आपका इलाज कराऊंगा और मैं कुछ काम भी कर लूंगा। हरिदेव अब एक कदम भी आगे और नहीं चल सकता था। छोटू ने अपने पिता हरिदेव को अपने कंधों पर उठाकर चंद्रपुर नगर की ओर निकल गया। बेटा छोटू, मेरी एक बात मान। तू मुझे यहीं छोड़ दे, मैं कैसे भी जी लूंगा। तू चला जा। बाबा, आपने पूरी जिंदगी हमें सिर छुपाने की जगह दी। अब मेरी बारी है। जहां आप होंगे वहीं मेरा घर होगा। छोटू और हरिदास अपने नई मंजिल की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर बड़ा भाई नंदू दूसरे राज्य पहुंच जाता है और वो 1 रुपए से 1 लाख रुपए बनाने की तरकीब सोचने लगता है। अरे अरे भाई, सच में ये पश्चिमी राज्य तो दौलत से भरी हुई है। जिधर भी देखो पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं और अमीर लोग रहते हैं। नंदू पश्चिमी राज्य में सोचने लगा कि कैसे करके 1 रुपए से कमाया जा सकता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अरे बाप रे बाप, अगर मैं इस राज्य के घरों में चोरी कर लूं तो 1 लाख रुपए जल्दी बन जाएंगे। काहे का मेहनत करना, ये तो अमीर लोग हैं। अगर मैं एक दिन में एक घर से 100 रुपए भी चोरी करता हूं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरह से कुछ ही दिन में 1 लाख रुपए कमा सकता हूं। नंदू पश्चिम राज्य पहुंचकर वहीं से गलत कामों का सहारा लेना शुरू कर देता है। मेहनत मजदूरी छोड़कर वो दूसरों के घर चोरी करने लगता है। शुरुआत में तो उसने 1-2 घर की चोरी कर ली, लेकिन एक दिन, अरे वाह, लगता है ये किसी अमीर चंद का घर है और घर में कोई लोग भी नहीं है। अच्छा है, मैं अपना काम कर ही लेता हूँ। नंदू चुपके से घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है कि तभी पीछे से अचानक एक सैनिक आ जाता है और नंदू को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे मूर्ख, दिखने में तुम तो नौजवान लगते हो। चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पिछले कुछ दिनों से राज्य में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, इसीलिए हमने ये जाल बिछाया था। माफ कीजिए महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है,
सैनिकों, देख क्या रहे हो? इस चोर को कठोर कारावास में बंद कर दो। इसकी यही सजा है। नंदू पश्चिमी राज्य में चोरी करके फंस गया। अब वो कारावास में बैठकर अपने किए पर पछता रहा था। वहीं दूसरी ओर माखन भी उसी राज्य में पहुंच गया। अरे वाह, देखो वहां तो बहुत भीड़ है। लगता है कोई खेल हो रहा है। माखन उस भीड़ के पास जाता है। उसने देखा कि वहां एक खेल खेला जा रहा था, जहां 1 रुपए लगाने से 100 रुपए मिल रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है। अगर मैं इस खेल में जीत गया तो 1 रुपए के सीधे 100 रुपए मिलेंगे। माखन खेल के पास बैठ गया। पहली बार तो माखन ने जीत लिया, उसे 1 रुपए के 100 रुपए मिले। एक बार फिर माखन ने उस 100 रुपए को दांव पर लगाया। इस बार भी माखन ने जीत लिया। अब माखन के पास 1000 रुपए हो गए थे। बहुत अच्छा खेल है। इस तरह मैं जीत गया तो कुछ ही घंटे में 1 लाख रुपए बना सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं इस बार पूरे 1000 रुपए को ही लगा देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। माखन ने जीते हुए सारे पैसे को खेल में लगा दिया और इस बार माखन हार गया। माखन सर पड़कर बैठ गया कि अब उसका क्या होगा। उसने मूल के साथ जीता हुआ पैसे भी हार चुका था। वहीं दूसरी ओर भोला भी आ जाता है। अरे वाह, देखो तो कितनी अच्छी अच्छी मिठाई है। इन मिठाइयों को देखकर तो पेट के चूहे कूदने लगे हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं ये मिठाई खा सकूं। एक काम करता हूँ, पहले मैं मिठाई खा लेता हूँ, उसके बाद चुपचाप निकल जाऊंगा। अरे भैया, जरा एक प्लेट मिठाई देना। भाई साहब, एक प्लेट मिठाई 5 रुपए के आते हैं, लगा दूं क्या? अरे हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, लगा दीजिए। भोला मिठाई खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद अब पैसे देने की बारी आती है। भोला के पास तो केवल 1 ही रुपया था। भोला मिठाई खाकर चुपचाप निकल ही रहा था कि तभी दुकानदार की नजर भोला पर पड़ता है। अरे वो उस आदमी को पकड़ो, वो बिना पैसे दिए भाग रहा है। दुकानदार के आदमियों ने भोला को पकड़ लिया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है और मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। मुझे क्या तू बेवकूफ समझता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर ठीक है, तेरा 1 रुपया मुझे दे और आज के बाद तू इस दुकान पर जूठे प्लेट साफ करना, यही तेरा काम है। अब भोला को भी उसके कर्मों के अनुसार उसे काम मिल गया था। अब वो रोज दुकान में लोगों के जूठे प्लेट साफ करने लगा। वहीं दूसरी ओर छोटू अपने पिता के साथ चंद्रपुर नगर में पहुंच जाता है। छोटू एक तालाब के किनारे छोटा सा कुटिया बनाता है। बेटा छोटू, तेरे हिस्से का 1 रुपए से तू क्या करेगा बेटा? क्या तरकीब है तेरे पास? पिताजी, कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर इस 1 रुपए को भी विश्वास और सच्चे मन से मेहनत संयम से काम करें तो इससे लाखों रुपए बना सकते हैं। अगले दिन छोटू चंद्रपुर नगर के बाजार में पहुंच जाता है। छोटे छोटे दुकानों के बीच छोटू चलते रहता है। उसके हाथ में वही 1 रुपया है। छोटू के मन एक सवाल हमेशा उठ रहा है कि कैसे उस 1 रुपए से वो व्यापार को शुरू करेगा। छोटू चालाक था। वो एक दुकान पर जाता है। इस 1 रुपए से ही मुझे व्यापार की शुरुआत करनी होगी, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यही 1 रुपया मेरी पूंजी होगी। पिताजी ने भी यही कहा था कि 4 रुपए की तकदीर। अरे भाई, कहाँ खो गए? गांव से आए हो क्या? क्या चाहिए भाई तुमको? एक सुई और थोड़ा सा धागा देना भैया, बस इस 1 रुपए में जितना मिले। अरे भाई, इतना छोटा सौदा तो मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन लगता है तुम गांव से आए हो। चलो ठीक है, ले जाओ, 1 रुपए में 1 सुई और धागा। छोटू दुकान से सुई धागा लेकर बाजार के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पास से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाता है। अरे जूते की सिलाई करवा लो, जूते।
टूटा फूटा जूता सिलेगा आपका भाई छोटा, फट गए हैं जूता जूती तो आ गया मैं छोटू मोची। अरे भाई, यहाँ तो कोई मोची नहीं मिलता था, तू कहाँ से आया है? साहब जी, जहाँ जरूरत होती है वहीं से मेहनती लोग जन्म लेते हैं, आवश्यकता से ही आविष्कार होता है। अच्छा कहा। ये लो, मेरे जूते सिल दो। कितना लोगे? बस 5 रुपए लूंगा भैया। धीरे धीरे उसके पास और लोग आने लगते हैं। दिन ढलते तक वो करीब 20 जोड़ी जूते सिलता है। हाथ में 100 रुपए आ जाते हैं। आज छोटू ने 1 रुपए से 100 रुपए कमा लिया है। अरे वाह, आज पहला दिन और 100 रुपए, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा है। हे भगवान, ऐसी ही दया बनाए रखना। दिन भर के काम के बाद शाम हो चुकी है। छोटू थका हुआ अपने घर की ओर लौट रहा है। अरे, काम के चक्कर में मैं तो भूल ही गया, घर में खाने का सामान भी नहीं है। पहले मैं पिताजी और मेरे खाना ले आता हूँ, उसके बाद घर के लिए निकल जाऊंगा। छोटू 100 रुपए में से 20 रुपए का खाना दोनों के लिए खरीद लेता है और घर के लिए खाना लेकर चला जाता है। छोटू ने देखा रास्ते में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। बेटा, भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल सकता है क्या? भगवान तुम्हारा भला करे। जरूर बाबा, ये लीजिए, ये मेरा हिस्सा है, इसे आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। और ये खाना मैं अपने पिताजी के लिए लेकर जा रहा हूँ। बेटा, तेरी श्रद्धा और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आगे रास्ते में तुझे जो भी वस्तु, जीव या कोई सामान मिले, उसे उठा लेना और अपने पास रखना। वो तेरा भाग्य बनेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। छोटू हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे रास्ते पर एक मुर्गी का अंडा दिखाई देता है। वो मुस्कुराकर उसे उठा लेता है। अरे, ये तो एक मुर्गी का अंडा है। बाबा ने कहा था, चाहे जो भी हो, इसे मैं घर लेकर जाता हूँ। क्या हुआ बेटा, पहला दिन कैसा रहा? पिताजी, आज मैंने 1 रुपए से 100 रुपए कमाए हैं। और ये देखिए, ये अंडा, ये मुझे रास्ते में मिला है। बाबा का आशीर्वाद है। बहुत खूब बेटा, आज तुमने जो शुरू किया है वही तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पिताजी खाना खाने लगते हैं। छोटू अंडे के नीचे कुछ सूखी घास बिछाकर उस अंडे को झोपड़ी के एक कोने में रख देता है। अगले दिन छोटू फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब वहां पहले से ज्यादा ग्राहक है। अरे भाई, कल जो जूता सिलवाया था, बढ़िया काम हुआ। हाँ, वही तो। आज सब कह रहे हैं छोटू मोची का काम सबसे अच्छा है। जी धन्यवाद, आपकी संतुष्टि ही मेरी कमाई है। दिन ब दिन उसकी पहचान बढ़ती जाती है। एक हफ्ते में उसके पास ढेरों ग्राहक आने लगते हैं। छोटू अब एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है। अब वो दुकान में बैठकर काम करने लग गया। त्योहार का दौर शुरू हो गया। दुकान के बाहर भीड़ लगी है। छोटू के पास अब 2 सहायक हैं। दुकान पर छोटू जूता घर का बोर्ड लगा है। छोटू अब दिन का सैकड़ों से 1000 रुपए कमाने लगा है। बेटा, आज तुमने वो कर दिखाया जो बहुतों के बस की बात नहीं। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे लाल। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है पिताजी। ये लीजिए 10,000 रुपए। हमारी जमीन अब वापस हमारी होगी। भगवान करे तेरी मेहनत यूं ही फलती रहे बेटा। तभी वहां 2 चूजे आ जाते हैं और छोटू के आसपास घूमने लगते हैं। अरे, ये चूजे कहाँ से आ गए? देखो तो कितनी सुंदर है। लगता है बेटा तुम काम के चक्कर में सब भूल गए। ये वही अंडे के चूजे हैं जो तुम लेकर आए थे। अब उस एक अंडे से 2 चूजे आए हैं। सच में ये तो चमत्कार हो गया। छोटू उस छोटे से चूजे को प्यार से देखता है, जैसे वह उसकी किस्मत का प्रतीक हो। छोटू ने उन चूजों की जिम्मेदारी पिताजी को दिया और अपने काम पर चला गया।
अरे वाह, ये तो मुर्गी बन गई। अब मेरी मुर्गी अंडे देने वाली है। इसकी और अच्छे से देखभाल करूंगा ताकि ये खूब सारे अंडे दे। उस मुर्गी ने जल्द ही अंडे देना शुरू कर दिया। पहले 1, फिर 2 और देखते देखते अंडे से पूरा घर ही भर गया और उनमें से कई चूजे निकलने लगे। अब छोटू का घर अंडे और मुर्गी से भर गया। देखिए पिताजी, इनकी संख्या तो दिनों दिन बढ़ने लगी है। अब हमारे पास बहुत सी मुर्गियां और अंडे आ गए हैं। बेटा, ये तेरी सच्चे कर्म, मेहनत, लगन और देखभाल की वजह से हुआ है। वो बाबा जिन्होंने तुझे अंडे दिए थे, वो कोई साधारण बात नहीं है। जरूर वो देव रूपी महात्मा है। छोटू अपने मोची के दुकान के पास में अंडे और मुर्गी की दुकान भी खोल दिया। दोनों तरफ से आमदनी बढ़ने लगी। अंडे और मुर्गियां खूब बिकने लगी। बढ़ते मांग को देखते हुए छोटू ने और दुकानें बढ़ा दी। अब पूरे चंद्रनगर शहर में छोटू मुर्गी वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। छोटू के पास अब सैकड़ों दुकानें हैं जहां कई लोग काम कर रहे हैं। उनको रोजगार भी छोटू दे रहा है। अरे छोटू, तू तो जादूगर है। इतनी कम समय में इतनी सारी दुकानों के मालिक बन गया। बस मेहनत का फल है चाचा, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद। छोटू, तेरे दुकान से मिलने वाली अंडे तो ताजगी का खजाना है, और देखो तो कितने सस्ते में देता है। चाचा, मैं गरीबी क्या होता है उसे नजदीकी से देखा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग खुश रहें। छोटू का व्यवसाय बढ़ने लगा। अंडों की बिक्री से छोटू के पास पैसे आने लगे। छोटू ने उन पैसों से अब बकरियां खरीदी, उसको भी साथ में पालने लगा। कुछ महीने के बाद बकरियों ने भी छोटू की किस्मत बदल दी। उनसे और बकरियां आईं। इस तरह दिन गुजरता गया। छोटू की आमदनी बढ़ती चली गई। छोटू अपने आमदनी को और बढ़ाने में लगा दिया। अब छोटू के पास एक बड़ा बंगला था। उसका व्यवसाय हर महीने लाखों की कमाई दे रहा था। पिताजी, मैंने कहा था ना, सच्चे मन और लगन से काम करने पर 1 रुपए से लाखों रुपए तक पहुंचा जा सकता है। बेटा, तूने मेरे सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। छोटू भैया, आप इतना बड़ा आदमी कैसे बन गए? सुना है आपने 1 रुपए से इतना बड़ा व्यवसाय को शुरू किया था। भाई, ये सब सच है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से किया हुआ काम कभी नुकसान नहीं करती। बेटा, तूने 1 रुपए को लाखों में बदल दिया। आज मुझे गर्व है कि मेरे 4 बेटों में से तू ही एक ऐसा बेटा है जिसके पास काबिलियत है। जहां छोटू की किस्मत चमकने लगी, वहीं दूसरी ओर तीनों भाई की हालात 1-1 रुपए जोड़ने में लगे थे। वे हमेशा परेशान ही रहते। जो भी कमाते वो खाने में ही खर्च हो जाते। एक दिन, मैं कब तक लोगों के जूठे बर्तन साफ करता रहूंगा? अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं आज रात ही काम छोड़कर भाग जाऊंगा। सुना है चंद्रनगर में कोई बड़ा सेठ है जो लोगों को काम दे रहा है। भोला अगली सुबह मिठाई की दुकान से फरार हो गया। वो चलते चलते एक जंगल में आता है जहां उसे दूर से एक लकड़ी काटने वाला दिखता है। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूँ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं उस लकड़हारे के पास जाता हूँ, शायद वहां मुझे पानी मिल जाएगा। अरे माखन, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? का बताऊं भैया, मैं तो दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। 1 रुपए से 1 लाख रुपए कमाने की सोचा था। एक खेल में पैसा लुट गया। अब लकड़ियां बेचकर जी रहा हूँ। चल भाई, अब मेरे साथ चल। अब हम साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे। मेरे साथ चल, मैं चंद्रनगर की ओर जा रहा हूँ। अब दोनों भाई, भोला और माखन, दोनों चंद्रनगर की ओर निकल गए। रास्ते पर उन्होंने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। वो दोनों उसके करीब आए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका तीसरा भाई नंदू था। उन्होंने उसे होश में लाया। भाई, तू ऐसे हालत में यहाँ पड़ा है, क्या हुआ तेरे साथ? मैंने चोरी किया था भाई, इसीलिए कारावास का दंड भुगत रहा था। कुछ दिन पहले राजा ने मुझ पर रहम किया और मुझे मुक्त कर दिया, पर अब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। 2 दिन से भूखा हूँ। चलते चलते पता नहीं मैं कैसे गिर गया और
भोला ने नंदू को कुछ खाने को दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई चंद्रनगर की ओर जाने लगे। कुछ दिनों के सफर के बाद तीनों भाई चंद्रनगर पहुंच जाते हैं। तीनों को एक दुकान पर काम भी मिल जाता है। अच्छा तो ठीक है, तुम तीनों ध्यान से सुनो। जब पूरा महीना हो जाएगा, हर महीने के अंत में तुम लोगों को तुम्हारा मेहनत का पैसा मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है। हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। तीनों भाइयों ने हाँ कर दिया और उसी दिन से ही काम पर लग गए। एक भाई मुर्गियां बेचने लगा, एक अंडे इकट्ठे करने लगा और एक बकरियां चराने लगा। इस तरह तीनों भाइयों को काम मिल गया। तीनों भाई मन लगाकर उस काम को करने लगे और जब महीने का अंतिम दिन आया। सेठ जी, आज महीने का अंतिम दिन आ गया है, हमारा पगार दीजिए। देखो भाई, ऐसा है अभी हमारा मालिक नहीं आया है, वो आएंगे तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मालिक? कौन है मालिक? मालिक तो आप ही है ना? अरे नहीं भाई, मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूँ। इस इलाके में ऐसे और 10 से 12 दुकानें हैं। सब दुकानों को हम जैसे मुंशियों के द्वारा ही चलाया जाता है, जबकि मालिक तो घर में रहते हैं। मैं भी एक मुंशी ही हूँ। कोई बात नहीं। मालिक का घर कौन सा है, हमें बता दीजिए, हम उनके पास ही चले जाते हैं। तीनों भाई मुंशी के कहे अनुसार बड़े हवेली के पास पहुंच जाते हैं। नौकर से कहते हैं कि हमें मालिक से मिलना है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? चलो निकलो यहाँ से, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे नहीं भाई साहब, हम भी इनकी दुकान पर काम करने वाले मजदूर हैं। हम अपनी पगार के लिए यहाँ आए हैं। तीनों भाई की बातें सुनकर नौकर घर के अंदर चला जाता है और अंदर से मलिक को साथ में लेकर बाहर आता है। जैसे ही तीनों भाई ने मलिक को देखा, तीनों ने अपना सर नीचे झुका दिया, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनका छोटा भाई छोटू था। भैया, आप यहाँ कब आए? हाँ छोटू, हमें माफ कर दे रे, हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हैं। हाँ भाई, हमने तुझे और पिताजी को बहुत अपमान किया है। हमें माफ कर दे रे छोटू। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू उम्र में छोटा जरूर है, लेकिन तेरी बुद्धि सबसे तेज है। अरे नहीं भैया नहीं, कृपया आप ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे मन में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। आप अंदर चलिए, हम बैठकर बात करते हैं। छोटू ने अपने तीनों भाइयों को अंदर बुलाता है। कुछ देर बाद छोटू ने अपने पिताजी को भी बुलाया। हरिदास वहां आता है। हरिदास की आंखों के सामने आज 4 बेटे खड़े थे। चारों ने अपने पिता के गले लग गए और खूब रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम 1 रुपए के महत्व को समझने में गलती कर दी। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों मेरे लिए 4 धाम के जैसे हो। आज तुम चारों को एक साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब चारों भाई एक ही छत पर रहने लगे और छोटू के काम पर सहयोग करने लगे। चारों भाई आपस में मिलकर अब बहुत खुश हैं। छोटू ने अपने तीनों भाइयों के लिए अलग अलग दुकानें खोल दी। तीनों भाई अब मन लगाकर काम करने लगे। एक दिन छोटू जमींदार के पास जाता है और उसका कर्जा चुकाकर अपना जमीन वापस ले लेता है। छोटू ने उस महात्मा को बहुत खोजा जिन्होंने वो अंडा दिया था, पर वो मिले नहीं। छोटू अपने जमीन पर एक अनाथ आश्रम बनाया और अनाथ बच्चों को सहारा दिया। छोटू ने उस आश्रम का नाम दिया था महात्मा आश्रम।